वेलकम टू माय चैनल विशालीज वर्ड एंड मैं हूँ वैशाली मिश्रा। आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से जो मैंने पिछला चैप्टर बनाया था जो कि 11th क्लास का था यूपी बोर्ड का, दैट वाज माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए और डीएम भी मुझे आया कि काफ़ी अच्छा चैप्टर था। तो आई थॉट कि मैं सेकेंड चैप्टर भी बनाऊं, और मैंने पहले भी बोला था कि मैं इसके बाद ये चैप्टर जैसे ही मेरा हो जाता है उसके बाद मैं सेकेंड चैप्टर भी पर वीडियो बनाऊंगी। सो इट्स द टाइम टू मेक द वीडियो ऑन सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ फॉरगेटिंग। तो इस वीडियो में मैं पूरा ये चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी, लास्ट में उसकी पूरी समरी बताऊँगी और आई होप आप लोग को समझ में आए। और जो चीज़ें नहीं समझ में आते एज़ यूजुअल आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और मेरी इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो आप वहाँ से भी जा करके मुझे इंस्टा पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। So in this chapter first the starting is given about the author। starting में मतलब author के बारे में बताया गया है, लेखक के बारे में बताया गया है। तो forgetting जो chapter है इसके लेखक है रॉबर्ट लैंड। सो रॉबर्ट लैंड वॉज बॉर्न इन 1879। उनका जन्म 1879 में हुआ। ही वॉज द सन ऑफ एन इरिश क्लर्गी मैन ऑफ द बेलफस्ट। वो बेलफस्ट के क्लर्गी मैन का मतलब होता है वह पर्सन, प्रीस्ट जैसे कि यहाँ पे होता है, तो वैसे ईसाई धर्म में जो होता है वहाँ के जो भी धार्मिक काम करता है उसे कहते हैं क्लर्गी मैन। तो उनके वो बेटे थे। ही रोज टू बिकम अ लिटरेसी क्रिटिक पोएट एंड एसेइस्ट। तो वो ऐसे लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, ठीक है। ही ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस एज एन एसेइस्ट इन द रियल्म ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। उनको इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग तरीके के एसेइस्ट की जगह मिली। एज एन एसेइस्ट ही फॉलोज नोबडी। उन्होंने कभी किसी को फॉलो नहीं करा, जो और कोई भी निबंध बनाने वाला हो, लिखने वाला हो, उसको कभी भी फॉलो नहीं करा। He has his own style which is critical and delightful. While reading his essays, the reader never feel dull even for a single minute. उनकी अपनी स्टाइल थी ऐसे को लिखने की, निबंध को लिखने की, और कोई भी जो उनके निबंध को पढ़ता था उसे अलग ही तरह का एक प्लेजर मिलता था। कभी भी वो डल फील नहीं करता था, बोर हो गया है, मन भर गया उसका, ऐसा फील नहीं होता था उसको। ही इज़ अ वेरी फोर्सफुल राइटर टू। बहुत अच्छा लिखते भी थे, लेखक भी बहुत अच्छे थे। वंस यू हैव बिगन टू रीड हिज ऐसे यू कैन नॉट लीव इट असाइड बिफोर फिनिशिंग इट। जब भी कोई आप स्टार्ट करोगे इनका ऐसे पढ़ना, निबंध पढ़ना, तो आप बिना उसे ख़त्म करे छोड़ नहीं पाएंगे। सच इज़ द चार्म ऑफ हिज राइटिंग। उनकी राइटिंग में ऐसा कुछ आकर्षक था ही, वो जो उनके जो लेख में कुछ ऐसा आकर्षक होता ही था, आकर्षण कि आप अगर पढ़ने एक बार बैठ जाओगे तो फिर उठ नहीं पाओगे बिना उसको कंप्लीट करे हुए, बिना उसको ख़त्म करे हुए। So he is the best known for his delightful essays on a larger varieties of subject which appeared in the New Statesman under the poem name of YY। फिर उनकी एक पोएम आई दैट वाज YY न्यू स्टेट्समैन में। तो वहाँ पर तो उनका एक और अच्छा रूप देखने को मिला उनकी निबंध का। So next para, a large number of his essays have been collected in volumes such as the Book of Then and That. Next one, The Pleasure of Ignorance and Life's Little Edition. He has also written many critics essay. उनके जो सबसे बेस्ट कलेक्शन था वो उनमें से एक थे ये द बुक ऑफ देन एंड दैट, दूसरा था प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, थर्ड वॉज लाइफ्स लिटिल एडिशन। ये उनके सबसे अच्छे कलेक्शन माने जाते हैं ऐसे के, और उन्होंने और भी बहुत सारे क्रिटिक एसेज लिखे थे। द एसे फॉरगेटिंग has been selected from I Tremble to Think. His essays are full of honor and fun. जो ये चैप्टर है forgetting, ये पार्ट है, ये एक पार्ट है I Tremble to Think का, जहाँ से लिया गया है। उनके जो ऐसे हैं वो ह्यूमर और फन, लॉजिकल चीज़ें भी होती हैं उसमें, और अच्छा खासा मज़ा भी आता है पढ़ने में, चीज़ें भरी हुई होती हैं। देन ही डाइड इन 1949, और उनकी डेथ 1949 में हो गई। तो उनका बर्थ हुआ था 1879 में और डेथ हुई 1949 में। तो ये उनका पूरा लाइफ स्पैन था, उसमें उन्होंने बहुत चीज़ें करी और काफ़ी फेम और ऑनर भी कमाया।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ऑथर के बारे में पढ़ा तो लग रहा है कि अच्छा चैप्टर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं पूरा पैराग्राफ रीड कर लेती हूँ, फिर मैं उसका पूरा एक साथ में मीनिंग समझा दूँगी। ओके, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग यहाँ से है, द लेसन फॉरगेटिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक आई ट्रेम्बल टू थिंक। He deals with the subject taking in review all possible pros and cons. Everybody knows well that forgetting is a curse. But being a forceful writer, he says that forgetfulness is not a curse but a boon in disguise. He writes with such a force that the reader has to convince himself with his approach, though he does not like to believe the essayist. A list of articles lost by railway travellers and now on sale at a great London station has been published, and many people who read it have been astonished at the absence and mindness of their fellows. If statistical records were available on the subjects, however, I doubt whether it would be found that absent mindedness is common. It is the efficiency rather than the inefficiency of human memory that compels my wonder. Modern man remembers even telephone number. He remembers the address of his friends. He remembers the date of good vintage. He remembers appointment for the lunch and dinners. His memory is crowded with the name of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers. He can tell you what the weather was like in long past August and the name of provincial hotel at which he had a wild meal during the summer. In his ordinary life, again, he remembers almost everything that he is expected to remember. How many men in all London forget a single item of their clothing when dressing in the morning? Not 1 in 100. Perhaps not 1 in 10,000. How many of them forget to shut the front door when leaving the house? Scarcely more. And so it goes on through the day, almost everybody remembering to do the right things at the right moment till it is time to go to bed. And then the ordinary man seldom forgets to turn off the lights before going upstairs. तो मैंने ये जो फर्स्ट पैरा है पूरा पढ़ लिया है, फ्रॉम द लेसन टू एंड जो कि है बिफोर गोइंग अपस्टेयर, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि ये फॉरगेटिंग जो है एक पार्ट है आई ट्रेम्बल टू थिंक से लिया गया है, रॉबर्ट लेन के। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, लोग जैसा कि समझते हैं कि भुलक्कड़पन, जो छोटी छोटी बातों को भूल जाना, ये एक कर्ज होता है। लेकिन ये इनका कहना है, रॉबर्ट लेन का, कि भुलक्कड़पन कोई भी कर्ज नहीं है, श्राप नहीं है कोई, बल्कि ये एक वरदान है। और उन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को लिखा है कि पढ़ने वाले को कन्विंस होना ही पड़ेगा, भले तो वो नहीं मानता है इस चीज़ को या फिर बिलीव नहीं कर रहा है एसेइस्ट की बात को, फिर भी वो कन्विंस हो जाएगा। यही उनके लिखने का चार्म है। जो आ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है, यहाँ से मैं समझा देती हूँ। जो भी ट्रेन के यात्री थे उनके द्वारा जो खो दी गई थी सामान की सूची, जिसे ग्रेट लंदन के स्टेशन पर बेचा जाएगा, वो पब्लिश मतलब प्रकाशित हो गई है। और बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने इसे पढ़ा वो अपने साथियों के भुलक्कड़पने पर बहुत ज़्यादा अचंभित थे हैं। यदि इस विषय पर आंकड़े प्राप्त हों तो उन्हें यह संदेश है कि क्या यह पता चलेगा कि भूलना एक साधारण बात है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, या तो मानव स्मृति की अयोग्यता की अपेक्षा योग्यता है जो मुझे आश्चर्य करने के लिए विवश करती है। जो नॉर्मल व्यक्ति है टेलीफोन के नंबर भी याद रखता है, वो अपने मित्रों के पते याद रखता है, और विशेष जहाँ पर वो मदिरा पान मतलब शराब वगैरह पीता है उन डेट्स को भी याद रखता है, उन तारीख को याद रखता है। वो दोपहर के खाने और रात के खाने की को भी याद रख कर के टाइम को याद रखता है। उसकी याद रखने की क्षमता
जो है वो बहुत सारे अभिनेता, अभिनेत्रियों, ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी तथा बहुत सारे क्रिमिनल्स के नामों से भरी हुई होती है, उनकी पूरी याददाश्त। वो आपको ये बता सकता है कि बीते हुए अगस्त के महीने में मौसम कैसा था, या वो उस प्रांतीय होटल का नाम भी बता सकता है जहाँ गर्मियों में के मौसम में उसे बेकार सा खाना मिला था। अपने नॉर्मल जीवन में वह लगभग उन सभी बातों को याद रखता है जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है या फिर आशा की जाती है। पूरे लंदन में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो सुबह के समय कपड़े पहनते समय अपने कपड़ों में से एक भी चीज़ भूल जाते हैं। 100 में से एक भी नहीं होगा, शायद 10,000 में भी एक नहीं होगा, कोई नहीं भूलता है। तो उनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जो घर जाते समय सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। मुश्किल से ही कोई होगा, मुझे नहीं लगता कोई होगा। और इसी तरह ये काम पूरे दिन चलता रहता है। लगभग हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति सोने जाने के समय तक सही कार्यों को सही समय पर करना याद रखता है। और फिर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जब जीने से ऊपर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें याद रखी, लेकिन जब भी ऊपर गए जीने से तो लाइट करना, इतनी छोटी सी बात भूल जाता है। तो ये उनका कहना है कि जो भी भुलक्कड़पन है ये एक नॉर्मल साधारण सी बात है, कोई बहुत बड़ा अभिशाप नहीं है। फिर जो सेकंड पैरा है वो है, देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, some matters in our regard to which the memory works with less than its usual perfection. It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take the medicine his doctors has prescribed for him. This is the more surprising because medicine should be one of the easiest thing to remember. As a rule, it is supposed to be taken before, during, or after meals, and the meal itself should be a reminder of it. The fact remains, however, that few but the moral giant remembers to take their medicine regularly. Certain physiologists tell us that we forget things because we wish to forget them, and it may be that it is because of their antipathy to pills and potion that many people fails to remember them at the appointed hours. This does not explain them as those who take them unwillingly. The very prospect of a new, widely advertised cure all delights me. Yet, even if I have the stuff in my pockets, I forget about it as soon as the hours approaches at which I ought to swallow it. Chemists make their fortunes out of the medicines people forget to take. तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है जो मैंने अभी रीड किया, इसको अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बुक ले कर के ही बैठिएगा अपने साथ में, तो ज़्यादा अच्छे से होगा। इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है, रॉबर्ट लिन ने, कि ये मान लेना चाहिए कि जो हर इंसान की याद रखने की क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो कुछ कामों के लिए कम होती है, सामान्य होती है। मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नियम का पालन करने वाले होंगे जिन्हें अपने डॉक्टर की दी हुई दवाई लेना टाइम टू टाइम याद रहता है। जैसे कि नियम है कि दवा को मतलब खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, ये खाने के, तो ये चीज़ क्या है, अगर इतना ही ज़्यादा याद रहना हो तो जो खाना है उससे ही हमें खाना देख करके याद आ जाना चाहिए कि हाँ अब हमारे दवाई लेने का टाइम हो गया है। तो सच तो यही है कि ऐसे नैतिक दानव बोला है यहाँ पे लेखक ने। तो ये जो वर्ड उन्होंने लिखा है वो एक फ़नी वे में बोला है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा नियमित रहते हैं अपनी दवा को लेकर के। कुछ मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं या फिर जिनमें हमारी कम इच्छा होती है, जिस चीज़ को करने की हमारी इच्छा नहीं होती है। इसलिए यही कारण है एक, इसीलिए हम दवा लेना भूल जाते हैं, टाइम टू टाइम नहीं ले पाते हैं। यह इस बात की बिल्कुल भी व्याख्या नहीं करती है
कि मेरे जैसा जीवन भर दवा लेने वाला व्यक्ति इतना ज़्यादा भुलक्कड़ कैसे है। जितने वे लोग होते हैं जो दवा की अनिच्छा से लेते हैं, मतलब जिस दवा को खाने का उनका मन नहीं होता है लेकिन उनको खाना पड़ता है। एक नए रूप से प्रचारित इलाज के लाभ मुझे बहुत आनंद देते हैं। फिर या वो दवा मेरी जेब में हो, तब उसे लेने का समय जैसे जैसे पास आता है मैं उसे भूल जाता हूँ लेना। केमिस्ट उन्हीं दवाओं से धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जिन्हें लेना हम लोग भूल जाते हैं। उनका इस पैरा में सिर्फ नॉर्मल यही कहना है, कहते हैं कि जो लोग मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें तो हम याद रखते हैं, लेकिन दवा लेना जो टाइम टू टाइम हमें लेनी चाहिए, जैसे बताया जाता है, डॉक्टर हमसे बोलते हैं खाने से पहले लेना, इसे दोपहर में लेना खाने के बाद, या फिर इसे शाम में खाने से पहले या खाने के बाद लेना, तो हम वो भूल जाते हैं। जबकि जो खाना आते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि अच्छा खाना आ गया है तो अब मुझे दवा इस टाइम लेनी थी, मैंने ली, या फिर मुझे इसके बाद दवा लेनी है। लेकिन जो क्या होता है, जिस चीज़ को हम भूलना चाहते हैं वो हम भूल जाते हैं, या फिर जिस काम को करने की हमारा मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती, उस चीज़ को भी हम भूल जाते हैं। तो इस पैरा में उन्होंने सिर्फ यही बताया, कितनी भी अच्छी स्मरण शक्ति किसी की भी हो, लेकिन जो दवा लेना ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको समय समय से रह के जिस मेन समय में जब दवा उनको लेनी होती है उस समय एग्जैक्ट उनको याद रहे। फिर जो थर्ड पैरा है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज occurs in matter of posting letters. So common is it that I am always reluctant to trust a departing visitor to post an important letter. So little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him. As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character. Even if I carry the letter in my hand, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. Weary of holding it in my hand, I then put it for safety into one of my pockets and forget all about it. After that, it has an unadventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked, and I am compelled to produce the evidence of my guilt from my pocket. This is might be thought must be due to a lack of interest in others people's letter, but that cannot be the explanation for I forget to post some even of few letters that I myself remember to write. तो ये जो पैराग्राफ स्टार्टिंग है द मोस्ट कॉमन से लेकर के जो एंड हो रहा है आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, ये वाले पैराग्राफ को आई विल एक्सप्लेन नाउ। इसका मतलब यह है कि मैं ये मानता हूँ कि भूलने का सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल रूप है वो पत्रों को भेजने या फिर डाकखाने में डालने का के मामले में हो जाती है भूल। ये इतना ज़्यादा सामान्य होता है कि मैं भी कभी किसी जाते हुए किसी भी इंसान को नहीं देता हूँ अपना ज़रूरी पत्र डाक में डालने के लिए, और अगर देना भी पड़ता है तो मैं उसको पहले सौगंध खिलाता हूँ, कसम खिलाता हूँ, और क्योंकि मुझे उसकी स्मरण शक्ति पे भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे पत्र डालने के लिए देता है तो मुझे लगता है कि मेरे बारे में गलत अनुमान लगा रहा है, और मैं उसका पत्र अपने हाथ में ही रखे रहता हूँ। और जब भी उस खंबे से आगे जहाँ पर डाक खाना होता है, जहाँ पर वो बॉक्स होता है जिसमें हमें डालना है वो लेटर, जब मैं उसके आगे निकल जाता हूँ तब मुझे याद आता है अरे मुझे तो पत्र डालना था। फिर उसे जब हाथ में पकड़े पकड़े मैं थक जाता हूँ तो उसको जेब में रख लेता हूँ। मैं रखता हूँ उसको उसकी सुरक्षा के लिए कि कहीं खोए नहीं, इसलिए मैं उसको जेब में रख लेता हूँ, और फिर वो चुपचाप जेब में ही पड़ा रहता है और मैं भूल जाता हूँ। फिर जब काफ़ी टाइम निकल जाने के बाद बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लगते हैं, घबरा जाता हूँ, तब वो लेटर वो पत्र मेरी जेब से बाहर आता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे का पत्र है तो कम इंटरेस्ट है या फिर कम रुचि है इसलिए भूल जाता हूँ, नहीं। कई बार मैं अपने खुद के लिखे हुए भी लेटर जो कि मुझे डालने होते हैं डाक में वो भी मैं भूल जाता हूँ। तो इसलिए काफ़ी कॉमन है
दूसरी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, दूसरा उदाहरण ये दिया है कि डाक डालने के, कोई भी पत्र डालने के, जो डाक में डालने के लिए होता है, उसमें भी हम बहुत ज़्यादातर नॉर्मली भूल जाते हैं चीज़ों को. The next para, as for leaving articles in trains and in taxis, I am no great delinquent in such matters. I can remember almost anything except books and walking sticks, and I can often remember even books. Walking sticks, I find it quite impossible to keep. I have an old fashioned taste for them, and I buy them frequently, but no sooner do I pay a visit to a friend's house or go a journey in a train than another stick is on its way into the world of the lost. I dare not carry an umbrella for the fear of losing it. To go through life without ever having lost an umbrella, has even the grimmest jawed umbrella carried ever achieved this? तो जो नेक्स्ट पैरा है जिसमें कि एज फॉर लिविंग आर्टिकल से लेकर के अम्ब्रेला कैरीड एवर अचीव्ड दिस, यहाँ तक मैं इसको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इसमें वो बता रहे हैं लेखक कि ट्रेन और टैक्सी में सामान छोड़ने के मामले में मैं भी कम नहीं हूँ. मैं किताबों को, घूमने की छड़ी को अतिरिक्त लगभग किसी भी वस्तु को याद रख सकता हूँ. इन दो चीज़ों को छोड़ करके मैं चीज़ें याद रख सकता हूँ. घूमने की छड़ी तो याद रखना मैं लगभग बिल्कुल मुश्किल ही है, असंभव ही पाता हूँ. उनके विषय में मेरी रुचि नहीं है, मैं इसे पुराना फैशन मानता हूँ और मैं उसे बहुत कम ही खरीदता हूँ. लेकिन जैसे ही मैं किसी मित्र के घर मिलने जाता हूँ या फिर ट्रेन से यात्रा पर जाता हूँ, तब मेरी वह छड़ी खो जाती है और उसके स्थान पर एक नई छड़ी आ जाती है. और खो जाने के डर से मैं छाता लेता ही नहीं हूँ. बिना छाता खोए हुए वही इंसान रह सकता है जो कि बहुत ज़्यादा सावधान रहे, बहुत ज़्यादा ही अपने छाते को देखभाल करे, तभी वो बचा सकता है. वरना कभी ना कभी किसी का छाता ज़रूर खो जाता है ट्रेन की यात्रा में. तो ये चीज़ बोली है यहाँ पर लेखक ने इस पैराग्राफ में. फिर नेक्स्ट पैरा, few of us, however, have lost much property on our travels through forgetfulness. The ordinary man arrives at his destination with all his bags and trunks safe. The list of articles lost in train during the year suggests that it is the young rather than the adult who forget things, and that sportsmen have worse memories than their ordinary serious minded fellows. A considerable number of footballs and cricket bats, for instance, were forgotten. This is easy to understand, for boys returning from the games have their imagination still filled with a vision of playing field, and their heads are among the stars, or their hearts in their boots. As they recall their exploits or their errors, they are abstract from the world outside them. Memories prevent them from remembering to do such small, prosaic things as take the ball or the bat with them when they leave the train. For the rest of the day, they are citizens of dreamland. The same may be said, no doubt, of the anglers who forget their fishing rods. And anglers are generally said, I do not know with what justification, to be the most imaginative of men. And man, who is inventing magnificent lines of the journey to home after a day's fishing, is the bound to be a little absent minded in his behavior. The fishing rod of reality is forgotten by him as he daydreams over the feats of the fishing rod of Utopia. His loss of memory is really a tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sports. He may forget his fishing rod as the poet may forget to post a letter, because his mind is filled with more glorious matter. Absent mindedness of this kind seems to me all but a virtue. The absent minded man is often a man who is making the best of the life, and therefore has no time to remember the mediocre who would have trusted Socrates or Coleridge to post a letter. They had souls above such things.
तो ये वाला पैराग्राफ जो कि स्टार्टिंग है फ्यू ऑफ अस हाउएवर से और लास्ट तक दे हैड सोल्स अबोव सच थिंग्स, यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। तो इसका मतलब है हम में से कुछ लोग किसी प्रकार अपनी यात्रा में भूलने की आदत की वजह से बहुत सी चीज़ें खो देते हैं। एक साधारण व्यक्ति अपने जिस स्थान पे वह रहता है उस पर थैलों और संदूकों को सहित सुरक्षित सामान पहुंच जाता है। पूरे साल में ट्रेन में खोए हुए सामान की सूची ये दर्शाती है कि हर एक व्यक्ति की अपेक्षा, बूढ़े व्यक्ति की अपेक्षा जो जवान लोग होते हैं वो अपना सामान ज़्यादा भूलते हैं और खिलाड़ियों की जो स्मरण शक्ति साधारण गंभीर स्वभाव वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक खराब होती है। उदाहरण के लिए काफ़ी संख्या में फुटबॉल और क्रिकेट की गेंदें भुला दी गई हैं थी। यह बात समझने में आसान है क्योंकि वो लड़के जो खेल के मैदान से लौट रहे हैं उनके मन खेल के मैदान के सपनों में से भरे हुए हैं तो और उनके दिमाग में अभी भी उन विशेष व्यक्तियों या उनका भय व्याप जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों को भुला नहीं पा रहे होते, वो सब चल रहा होता है। वो अपने बाहरी संसार से बिल्कुल अलग दूर होते हैं। जब वो ट्रेन को छोड़ते हैं तब वो गेंद या फिर बैट या इन सब साधारण चीज़ों की बातें भूल जाते हैं। पूरे दिन वो स्वप्न लोक के नागरिक होते हैं, पूरे दिन वो सपने देखते रहते हैं। कोई संदेश नहीं है कि यही बात मछुआरों के विषय में कही जा सकती है जो अपनी मछली पकड़ने के लिए की छड़ को भूल जाते हैं। जिस छड़ी से वो मछलियों को पकड़ते हैं वो भूल जाते हैं। मछुआरों के विषय में साधारण कहा जाता है कि वो सबसे अधिक कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। मैं नहीं जानता कि यह बात कहाँ तक सही है और वो व्यक्ति जो पूरे दिन मछली का शिकार करके घर लौट रहा है और अपनी यात्रा पर शानदार झूठ बोलने में लगा हुआ है और वो अपने व्यवहार में थोड़ा सा भुलक्कड़ तो होगा ही। जब वह अव्यवहारिक और अवास्तविक मछली पकड़ने की छड़ी के वीरता के कार्यों के विषय में दिवा सपने बड़े बड़े सपने देखता है तब वो मछली पकड़ने की वास्तविक छड़ी को भूल जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि बड़े बड़े सपने जो देख रहा है वो छोटी छोटी चीज़ें भूल सकता है, जैसे कि उदाहरण के साथ उन्होंने बताया है। उसकी स्मरण शक्ति का वास्तव में खो जाना उस आनंद की तीव्रता का शुल्क है जो वो दिन भर प्राप्त किए हुए आनंद के विषय में सोचता है। वो मछली पकड़ने की छड़ी को उसी प्रकार भूल जाता है जिस प्रकार कवि पत्र को डाक में डालना भूल गया था, क्योंकि उसका दिमाग जो था बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातों से भरा हुआ है। ज़रूरी बातें वो ज़्यादा सोच रहा है, इसलिए छोटी छोटी बातें वो भूल जाता है। इस प्रकार की विस्मृति मुझे एक सद्गुण प्रतीत, मुझे लगता है कि ये तो एक अच्छा गुण है। ऐसा भुलक्कड़ भूलने वाला जो भी व्यक्ति है वो बहुत एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सदुपयोग कर रहा है जीवन का और इसीलिए उसके पास मध्यम श्रेणी की बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं है। डाक में पत्र डालने के विषय में सुकरात अथवा कॉलरिज का विश्वास कौन करता? उनके मन में तो इतने अधिक महान बातें थीं, इसलिए वो छोटी छोटी बातें भूल गए। फिर आगे बढ़ते हैं। The question whether the possession of a good memory is although desirable has often been discussed, and men with fallible memories have sometimes tried to make out a case for their superiority. A man, they say, who is perfect remembering machine is seldom a man of first intelligence, and they say they quote various cases of children or men who have marvelous memories and who yet had no intellect to speak of. I imagine, however, that on the whole the great writers and the great composers of music have been men with exceptional powers of memory. The poets I have known have better memories than the stockbrokers I have known. Memory indeed is the half the substance of their art. On the other hand, statesman seems to have extraordinarily bad memories. Let two statesmen attempt to recall the same event. What happened, for example,
at some cabinet meetings, and each of them will tell you that the other story is so inaccurate that either he has a memory like a sever or is an audacious perverter of the truth. The frequency with which the facts is in the autobiographies and the speeches of the statesmen are challenged suggests that the world has not yet begun to produce a ideal statesman, men who, like great poets, have the genius of memory and of intellect combined. तो ये जो आगे का पैराग्राफ है फ्रॉम जो कि स्टार्टिंग है द क्वेश्चन वेदर द पोजेशन से लेकर के लास्ट में मेमोरी एंड ऑफ इंटेलेक्ट कंबाइंड, तो ये मैं समझा देती हूँ। इसमें वो ये बताते हैं कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो चुका है कि जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है या फिर मतलब जिनकी अच्छी होती है या फिर कम होती है, उनमें कौन ज़्यादा सिद्ध है, कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ऊपर रखा जाएगा। बहुत लोग अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते हैं कि जिसकी अच्छी है याद रखने की क्षमता वो ज़्यादा बड़ा है या फिर जिसकी नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि वह इंसान जो मशीन की तरह पूरी स्मरण शक्ति रखता है वो शायद ही पूरी तरीके से बुद्धिमान हो, और वो बच्चे जो कि छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक उन्होंने फिर बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे महान लेखक, महान संगीतकार जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। फिर उन्होंने दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है राजनीतिज्ञों के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में दिया है, जो कि चीज़ों को अगर एक ही कोई भी राजनीति मंडल के दो लोगों से हम बात करें और उनसे पूछें कि क्या घटना हुई थी या फिर आज के दिन में क्या हुआ, तो वो दोनों ही बिल्कुल अलग बताएंगे चीज़ें। तो ऐसा या तो उनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर क्या है वो सच को इतना ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ के बताते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कौन सी बात सच है, क्या बोल रहे हैं और क्या झूठ है। तो राजनीति जो वही पॉलिटिशियन होते हैं उनके भाषण में तथा उनकी जो बायोग्राफी होती है उनमें देखिए ये बात को उन्हें सुन करके ये बात को समझ में आता है कि इस पूरी दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन बना ही नहीं है जिसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि दोनों ही उच्च कोटि के हों। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने ये चीज़ कही है। सो अब आगे कर लेते हैं। एट द सेम टाइम ordinarily good memory is so common that we regard a man who does not possess it as eccentric. I have heard of a father who, having offered to take the baby out in a preambulator, was tempted by the sunny morning to pause on his journey. A little later, his wife had to do some shopping, which took her past the public house, where to her own horror she discovered her sleeping baby. Indignant at her husband's behavior, she decided to teach him a lesson. She wheeled away the perambulator, picturing to herself his terror when he would come out and find the baby gone. She arrived home, anticipating with the angry relish the white face and quivering lips that would soon appear with the news that the baby had been stolen. What was her vexation, however, when just before lunch her husband came in smiling cheerfully and asking, "Well, my dear, what's for the lunch today?" Having forgotten all about the baby and the fact that he had taken it out with him, how many men below the rank of philosopher would be capable of such absent-mindedness as this? Most of us, I fear, are born with prosaically efficient memories. If it were not so, the institution of the family could not survive in any great modern city. तो स्टार्टिंग है एट द सेम टाइम से और जो एंड है इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी। तो ये वाला पैराग्राफ मैंने रीड कर लिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें इन्होंने कहा है साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा साधारण रूप से अच्छी स्मरण शक्ति इतनी ज़्यादा नॉर्मल है कि हम ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये नहीं है उन्हें काफ़ी सनकी मान लेते हैं। मैंने एक ऐसे फादर को पिता के विषय में सुना है जो अपने छोटे बच्चे को छोटी गाड़ी में बिठाकर बाहर ले जाने के लिए चला और रास्ते में धूप बहुत हो रही थी तो उसके कारण वो रुका और एक गिलास बियर पीने के लिए वहाँ पे बियर शॉप पर
मतलब मदिरालय में जाने के लिए चला गया। छोटी गाड़ी को बाहर छोड़कर वह मदिरालय के बड़े कमरे के दरवाजे से गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी जो पत्नी थी वो कुछ सामान लेने बाहर गई थी, वहाँ से निकली। उसने अपने बच्चे को सोता हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने अपने पति के व्यवहार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसको, और उसने सोचा कि इसको एक सबक सिखाते हैं। अपने मन में अपने पति के लिए जो भी डर का बनाते हुए उन्होंने सोचा कि एक डर इनके मन में क्रिएट कर देते हैं, और जब वो बाहर आएंगे और गाड़ी नहीं मिलेगी, वो बच्चे वाली गाड़ी जिसमें बच्चा सो रहा था, तो वो नहीं मिलेगी, तो वो डर जाएंगे। वो बच्चे को वहाँ से लेकर चली गई। वो घर पहुँची और पहले से ही अनुमान लगा चुकी थी कि उनके पति बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगे, काँपते हुए। उसे ये लग रहा था बहुत ज़्यादा डर चुके होंगे और डरते हुए घर आएंगे। लेकिन उसकी घबराहट को क्या हुआ, जब दोपहर के खाने से तुरंत पहले उसका पति प्रसन्नतापूर्वक बिल्कुल मुस्कुराता हुआ खुश होकर अंदर आया और पूछता है कि आज खाने में क्या बनाया है। बच्चे के बारे में यह भूल गया था कि वो इसे अपने साथ बाहर ले गया था। कि हम में से ज़्यादातर लोग में इतनी अच्छी स्मरण शक्ति होती है जो कि जीवन को बिल्कुल बेकार बना देती है। क्योंकि अगर ये भी है कि उन्होंने बस ये बताने की कोशिश करी, अगर जैसे एक फैमिली है, ठीक है, उसमें भी हम छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं तो लाइफ बिल्कुल नीरस हो जाती है। वहाँ पर कुछ भी मज़े या फिर इन्जॉयमेंट नहीं हो सकता है, चीज़ों को भूलनी पड़ती ही हैं। तो जिस तरीके से हम भूलना चाहते हैं वहाँ पर, तो वैसी स्मरण शक्ति ज़रूरी होती है। ये था पूरा चैप्टर फॉरगेटिंग बाय रॉबर्ट लैंड। तो यहाँ से आप पूरा चैप्टर देखिएगा, जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसे रिप्लाई करूँगी और समझने की कोशिश करिएगा। फिर बाकी मैं आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स भी समझाऊँगी। एंड अब ये वीडियोज़ आते रहेंगे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर या भी कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू, बाय। एंड मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर पूरा।